हम समुद्र में अमेरिका के एक फाइटर शिप को देखते हैं जिस पर कई सारे फाइटर प्लेन्स अटैक कर रहे होते हैं। बदले में वो शिप भी उन प्लेन्स पर अटैक करता है जिससे वो प्लेन्स डैमेज हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक प्लेन सीधा शिप पर आकर गिरता है जिससे शिप के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है जिसमें कुछ लोग भी मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिकन ऑफिसर्स को एक मीटिंग के दौरान जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले पर बात करते हुए देखते हैं। असल में पर्ल हार्बर अमेरिका का एक नेवल बेस था जिस पर 7 दिसंबर 1941 को जापानीज एयरफोर्स ने अटैक किया था, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश किया। यही वो मोमेंट था जिसकी वजह से जापान के हिरोशिमा मिलिट्री बेस पर जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ये ऑर्डर देते हैं कि ये काम प्लेन के जरिए नहीं बल्कि नेवी द्वारा समुद्र के रास्ते से किया जाएगा, क्योंकि जापान की नेवी इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संभल कर ये काम करना होगा और ये काम एक ऐसा शिप करेगा जिसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन यूएसएस शिप को अकेले बिना किसी एस्कोर्ट के काम करना होगा। दरअसल एस्कोर्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा शिप्स के द्वारा दूसरे शिप्स की सुरक्षा करना, जिससे कोई भी मुसीबत आने पर दूसरे शिप को सुरक्षित किया जा सके। जिसके बाद हम ब्रायन और माइक नाम के 2 सेलर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों ब्रायन के बचपन की दोस्त क्लैरा के घर जाते हैं, जहां ब्रायन क्लैरा के डैड से मिलता है और उनसे बातें करता है। वहीं माइक क्लैरा की दोस्तों के साथ डांस करने लगता है, जिधर क्लैरा भी आ जाती है। माइक अब क्लैरा के साथ भी डांस करने लगता है, पर डांस करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिन्हें ब्रायन भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ब्रायन थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि असल में ब्रायन भी क्लैरा को बचपन से पसंद करता है, पर कभी कह नहीं पाया। पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद हम 15 जुलाई 1945 का समय देखते हैं, जहां हम सैन फ्रांसिस्को सिटी में यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम उसी शिप के कैप्टन मैके को एडमिरल के साथ बात करता हुआ देखते हैं, जहां एडमिरल कैप्टन को बताता है कि इस क्लासिफाइड मिशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने आपको खुद चुना है, जिसके लिए आपको कल ही निकलना होगा और साथ ही में शिप से 2 पार्सल्स को टिनियन और फिलीपींस में डिलीवर करना होगा। तभी कैप्टन मैके एडमिरल से पूछते हैं कि हमें एस्कोर्ट कब मिलेगा, लेकिन एडमिरल कैप्टन को ये कहकर एस्कोर्ट देने से मना कर देते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है जिसकी कमांड प्रेसिडेंट ट्रूमैन के हाथों में है और वो नहीं चाहते कि शिप के साथ कोई एस्कोर्ट जाए, इसलिए तुम्हें बिना एस्कोर्ट के ही जाना होगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम माइक को देखते हैं जो इसी मिशन पर जाने से पहले क्लैरा को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए उसकी परमिशन वो क्लैरा के पिता से जाकर लेता है। पर क्लैरा के पिता को माइक कुछ खास पता नहीं होता, इसीलिए वो माइक की बेइज्जती कर देते हैं। माइक वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे क्लैरा भी आ जाती है जो उसे मनाने लगती है। पर तभी हम वहाँ पर कुछ सेलर्स को लड़ता हुआ देखते हैं। माइक भी उनके पास जाता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन सेलर्स को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद माइक क्लैरा के पास आता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर क्लैरा हाँ कहती है। और जब माइक अपनी पॉकेट से वेडिंग रिंग को निकाल रहा होता है तो उसको महसूस होता है कि रिंग तो उससे गलती से वहाँ पर गिर गई जहाँ पर वो उन सेलर्स को लड़ने से रोक रहा था। और तभी वहाँ पर वही ऑफिसर्स आ जाते हैं जो माइक को भी अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शिप के कैप्टन मैके को देखते हैं जो अपने क्रू मेंबर समेत शिप पर मौजूद 1200 लोगों के साथ मिशन पर निकल जाते हैं। दरअसल जिस शिप में उन्हें मिशन पूरा करना है वो एक फाइटर शिप है जिसको इंडियाना पुलिस कहा जाता है। वैसे तो इंडियाना पुलिस बहुत दमदार शिप है, लेकिन सबमरीन्स का सामना करने में वो इतना सक्षम नहीं है, इसीलिए ज्यादातर इन फाइटर शिप्स के साथ एस्कोर्ट होते हैं ताकि वो सबमरीन को ढूंढकर खत्म कर सके। पर एस्कोर्ट ना होने की वजह से इन्हें अपने शिप को जिगजैग डायरेक्शन में चलाना पड़ता है ताकि वो सबमरीन से बच सके। हालांकि कैप्टन मैके इस बात को जानते हैं कि इस फाइटर शिप की रफ्तार बहुत तेज है और ये दुश्मन के हमलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है, पर उनको ये भी पता था कि वो टॉर्पीडो का सामना नहीं कर पाएगा। टॉर्पीडो एक प्रकार का वेपन है जो शिप्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पानी पर चलने वाली मिसाइल होती है जो समुद्री युद्ध और सुरक्षा में इस्तेमाल की जाती है। जिसके बाद 19 जुलाई 1945 को उनका शिप टिनियन पहुंच जाता है, जहां वो दोनों पार्सल्स को डिलीवर कर देते हैं और फिर कैप्टन को वॉर में वापस लौटने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर हम कैप्टन मैके को एडमिरल के साथ कुछ बात करता देखते हैं, जहां कैप्टन एडमिरल से अपने शिप के लिए एस्कोर्ट की मांग करता है, पर एडमिरल
एक बार फिर से उसको ये कहकर मना कर देता है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसीलिए तुम्हें एस्कॉर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुश्मन सेना को इस बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए तुम्हारे वापस जाने तक तुम्हें एस्कॉर्ट नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद फिर 25 जुलाई 1945 को शिप टिनियन से वापस लौट जाता है। जिसके बाद हम 30 जुलाई 1945 को शिप को समुद्र के बीच में देखते हैं, जहां पर दूर दूर तक कोहरा फैला होता है। तभी कैप्टन ये ऑर्डर देता है कि शिप को जिगजैग डायरेक्शन में चलाने के बजाय सीधा चलाया जाए, उससे समय कम लगेगा। लेकिन तभी जापानी सबमरीन का कैप्टन हाशिमातो उनके इंडियाना पुलिस शिप को देख लेता है और तुरंत उस पर टॉर्पीडो से हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी ओर इंडियाना पुलिस शिप पर मौजूद किसी भी शख्स को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती कि उनके साथ आज क्या होने वाला है, और तभी जापानी सबमरीन उन टॉर्पीडोज से उनके शिप पर अटैक कर देती है, जो सीधा इंडियाना पुलिस शिप पर जाकर लगती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद सबमरीन और भी कई टॉर्पीडोज को लगातार उन पर लॉन्च कर देती है, जिससे शिप तहस नहस हो जाता है। शिप में सब जगह आग लग जाती है, जिसमें समुद्र का पानी भरने लगता है, लोग घायल हो जाते हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। शिप में सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि वहाँ मौजूद कुछ लोग मदद के लिए बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उनका कांटेक्ट फिलीपीन नेवल बेस से हो जाता है। पर वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि ये दुश्मनों का कोई ट्रैप हो सकता है, इसीलिए वो मदद नहीं भेजते। कैप्टन मैके शिप पर मौजूद सभी लोगों को शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि शिप पर लोगों की जान को अब खतरा है। जहां लोग राफ्ट्स को पानी में उतारते हैं और खुद भी पानी में उतरने लगते हैं, और देखते ही देखते शिप अब पानी में डूबने लगता है, जिसके बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। जहां तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कैप्टन सीधा पानी में गिर जाते हैं, जहां हम कई सारे लोगों को पानी में देखते हैं और शिप का बचा हुआ आधा हिस्सा भी अब डूब जाता है, जबकि बचे हुए कुछ लोग भी समुद्र में गिरने लगते हैं। जिसके बाद हम उन सभी बचे हुए लोगों को देखते हैं जो राफ्ट्स और शिप के टूटे हुए टुकड़ों के सहारे पानी पर तैर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शिप पर मौजूद 1200 लोगों में से सिर्फ 902 लोग ही जिंदा बच पाए, जो पानी में तैर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन मैके को दिखाया जाता है, जो बाकी सबके साथ बिछड़ चुके हैं लेकिन राफ्ट पर सही सलामत होते हैं। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां बचे हुए सभी क्रू मेंबर्स और सेलर्स ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए होते हैं, जहां वो सब ग्रुप ए और ग्रुप बी में बंट जाते हैं। ग्रुप ए में माइक और ब्रायन समेत और भी कई लोग हैं, जिनको मिलाकर उनकी संख्या 100 के आसपास है। वहीं दूसरी ओर ग्रुप बी में लेफ्टिनेंट स्टैंडिश समेत बाकी सभी क्रू मेंबर्स होते हैं, जिन्हें स्टैंडिश ये ऑर्डर देता है कि राफ्ट में सिर्फ बड़े ऑफिसर्स और जख्मी लोग बैठेंगे, जबकि बाकी लोग किसी न किसी चीज का सहारा लेकर पानी पर तैरने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग काफी जख्मी हैं, जिनके शरीर से खून की स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से शार्क्स उन पर अटैक करके उनको मार डालती है। वहीं दूसरी ओर अब हम कैप्टन मैकी को देखते हैं, जो अपनी राफ्ट के सहारे तैरते हुए एक दूसरी राफ्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसमें क्रू के 2 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है और दूसरा इतनी बुरी हालत में होता है कि उसकी एक टांग उसके हाथ में होती है, वो दर्द में होता है। तभी कैप्टन उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसको दर्द ज्यादा महसूस ना हो सके। जिसके बाद वो बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकलने लगता है, पर उस घायल आदमी के डरे होने की वजह से कैप्टन मैके को उसके पास वहीं पर रुकना पड़ता है। जिसके कुछ देर बाद हम वहां से एक प्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं, जिसको पानी में तैर रहे सभी लोग और कैप्टन मैके देख लेते हैं। सभी लोग प्लेन को इशारा करके बुलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन तो अपनी फ्लेयर गन से भी उनको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेन के पायलट लेफ्टिनेंट एड्रियन उनको नहीं देख पाते। जिसके बाद हम ग्रुप बी के एक सेलर को देखते हैं, जिसका नाम क्विन है। उसकी हालत बहुत खराब है, वो जख्मी है, जिसको उसका एक साथी जिसका नाम गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम्हें लेफ्टिनेंट स्टैंडिश के साथ उनकी राफ्ट में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि राफ्ट में सभी घायल लोग बैठे हैं। पर क्वीन स्टैंडिश की राफ्ट में बैठने से मना कर देता है और तभी ग्रुप बी के लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक शार्क क्वीन पर अटैक कर देती है, जो उसको खींचकर पानी के अंदर ले जाती है, जिसके तुरंत बाद एक और शार्क ग्रुप बी के एक और सेलर पर अटैक कर देती है। असल में वहाँ पर कई सारी शार्क्स खाने के लिए इसलिए जमा हो जाती हैं क्योंकि वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग जख्मी हैं, जिनके शरीर से खून बह रहा होता है, जिसकी स्मेल उन शार्क्स को आ जाती है, जिससे वहाँ